अच्छा जी, एक तीसरी ट्रीटमेंट जिसके बाद आप समझिए हम एक एग्जामिनर क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाएंगे। और हम इस ट्रीटमेंट को सीखने के बाद नेक्स्ट वीक में हम एग्जामिनर क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे। टॉपिक तकरीबन ये हमारा सब्सटेंशली ख़त्म हो चुका है। इसके आगे छोटी सी एक दो कैलकुलेशन ज़रूर हैं, लेकिन उनका हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक से ताल्लुक़ ना होने के बराबर है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के चैप्टर के रेफरेंस से ये हमारी लास्ट डिस्कशन होने जा रही है। इस टॉपिक के रेफरेंस से, इस चैप्टर के रेफरेंस से थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है, वो हम आराम से बाद में भी देख सकेंगे। तो बाय द वे इस वीक हमारा टेस्ट है, इस वीक मैनेजरियल है या लास्ट वीक मैनेजरियल हो गया? लास्ट वीक में, इस वीक मैनेजरियल है, बिल्कुल ठीक है। तो इस वीक मैनेजरियल है आपका, तो नेक्स्ट वीक हमारा फाइनेंस का टेस्ट होगा और बाय दैट टाइम हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा चैप्टर हमारे सिलेबस में फिर आ जाएगा। अच्छा जी, तो टैक्सेशन, हम प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कर रहे हैं और डेफिनेटली हम वही प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं। जो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होते हैं वही हमें फिजिबिलिटी में एक्सेप्टेबल नज़र आते हैं। जो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होते वो हमें प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी में एक्सेप्टेबल नज़र नहीं आते, हम उनको रिजेक्ट कर रहे होते हैं। आल्दो ये अलहदा बात है कि हम प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कैश फ्लो बेसिस पे कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बेसिस पे नहीं कर रहे। बट बैकएंड पे प्रॉफिटेबिलिटी इसी में ही कहीं इम्प्लिसिट है। जब हम एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या एवेल्युएट कर रहे हैं, एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वी मस्ट कीप इन माइंड कि अगर हम फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट में मुनाफा कमाएंगे, फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट पे टैक्स भी तो देना पड़ेगा। हाँ, ख्याल हमें इस बात का रखना होता है कि टैक्स दिया जाता है टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे, और हम तो यहां पे डील कर रहे हैं नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोस। हम तो कैश फ्लो से डील कर रहे हैं। टैक्स भी कैश फ्लो है, टैक्स भी जेब से पैसा जाता है ना, टैक्स भी कैश फ्लो है। तो अगर हम एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कर रहे हैं जो कि शायद फ्यूचर में हमें कुछ प्रॉफिट्स कमा के देने वाला है, तो जब हम प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फ्यूचर में जो टैक्स हमें पे करना पड़ सकता है, हमें उसको भी अपनी फिजिबिलिटी में शामिल करना चाहिए। बड़ा सीधा सा असूल है, क्योंकि टैक्स भी उस बिजनेस की एक कॉस्ट बनेगी ना आगे चल के, उस बिजनेस की कैश फ्लो कॉस्ट बनेगी, तो दैट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट एज वेल। सो अगर आपको किसी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी का कहा जाए एंड दैट कंपनी इज लायबल टू टैक्सेस एज वेल, तो प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज एस्टिमेट करते हुए, फ्यूचर कैश फ्लोज फोरकास्ट करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्यूचर में अगर हम उस प्रोजेक्ट से मुनाफा कमाएंगे तो हमें फ्यूचर में उस प्रॉफिट पे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। बट फर्क सिर्फ एक वर्किंग में हमें यहाँ पे एडिशनल क्या करनी पड़ेगी कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट्स कैलकुलेट ही नहीं किए हुए, हमने तो कैश फ्लोज कैलकुलेट किए हुए हैं, और टैक्स जो पे करना होता है वो प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना होता है। ये पॉइंट टू रजिस्टर पहला कि हमने कैश फ्लोज कैलकुलेट किए हुए हैं, टैक्स प्रॉफिट पे करना होता है। अब कैश फ्लो से प्रॉफिट पे जाना, वो सारा काम अपने अकाउंटिंग में सीखा हुआ है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। प्रॉफिट्स का और कैश फ्लोज का क्या रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप है, वहां पे आपने कौन सा स्टैंडर्ड है कैश फ्लो का? IAS 7। वहां पे आपने बड़ी डिटेल में प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज में रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है। यहां पे उस डिटेल में नहीं जाया जाता, यहां पे सिर्फ ये पॉइंट आपको रजिस्टर करवाया जाता है कि भाई DCF एनालिसिस में हम डील करेंगे कैश फ्लो से, लेकिन अगर इसमें टैक्स की एडजस्टमेंट डालनी है, टैक्स की पेमेंट डालनी है, तो उसके लिए प्रॉफिट की फिगर चाहिए। और हमें प्रॉफिट की फिगर की कैलकुलेशन के लिए नहायत एक बेसिक सा रिलेशन किया जाता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमने वहां पे बनाए थे, पहले सवालों में भी हमने रेवेन्यू माइनस कॉस्ट निकाल के सीखा हुआ है। तो रेवेन्यू माइनस कैश कॉस्ट करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ जाते हैं, वो हम अपनी वर्किंग में यूज करते हैं एनपीवी एनालिसिस में। अगर आपको टैक्सेस भी चाहिए तो उन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में से टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, आपको टैक्सेबल प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। उन टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे टैक्स का रेट लगाओ, आपको टैक्स का एक्सपेंस मिल जाएगा, वो भी ऑपरेटिंग कैश के नीचे एज पेमेंट शो कर देते हैं। तो हमें एक एडिशनल लाइन आइटम अगर
कंपनी इज लायबल टू पे टैक्सेस, आपकी इसके नीचे एक एडिशनल लाइन आइटम आ जाती है टैक्स पेमेंट्स, ये टैक्स एक्सपेंस। और वो हम कैसे करेंगे, हम एक वर्किंग में जाएंगे, उसमें हम टैक्स प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे। टैक्स प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वर्किंग में हम शो करेंगे भाई हम ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कमाएंगे, इसमें से हमारी टैक्स डेप्रिसिएशन क्या अवेलेबल है हमें, तो सालाना कैश फ्लोज में से सालाना टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करें तो हमें सालाना मुनाफा मिल जाता है एक्सपेक्टेड, जो हम अगले सालों में कमा सकते हैं इस प्रोजेक्ट से। उस मुनाफे पे टैक्स कैलकुलेट करें, वो टैक्स यहाँ पे शो कर दें। तो यहाँ पे हमने एक आइटम का इजाफा हो जाएगा टैक्स पेमेंट्स का। अभी तक हमने 1, 2, 3 आइटम से डील करना सीखा है। अगर कंपनी इज लायबल टू पे टैक्सेस एज वेल, एक चौथी आइटम भी इस शीट में आ जाएगी। इस नेट कैश फ्लोज तक पहुंचने के लिए एक चौथी आइटम भी आ जाएगी। 4 आइटम डील करेंगे, फिर नेट कैश फ्लोज आएगा, उसके नीचे फिर एनपीवी करनी है या पे बैक करना है, जो मर्जी टूल लगा लीजिए। सो कैश फ्लोज से डील करते हुए टैक्सेशन टैक्सेबल प्रॉफिट पे की जाती है, और टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो एक छोटी इक्वेशन है। हाँ, एक चीज़ का हमें और भी ख्याल रखना होता है, एग्जामिनर में राइट इन द क्वेश्चन कि टैक्सेस will be paid in arrears, taxes will be paid in arrears। हमें किसी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट नजर आ सकती है। इसका मतलब है कि पहले साल के प्रॉफिट पे जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे उसकी पेमेंट शो करनी है एरियर, 1 साल डिले के साथ ईयर 2 में। दूसरे साल के प्रॉफिट पे जो टैक्स कैलकुलेट करोगे उसकी पेमेंट होगी 3 में। इस तरह अगर प्रोजेक्ट लाइफ 5 साल है अगर, तो 5वें साल का जो प्रॉफिट होगा उसकी टैक्स पेमेंट चली जाती है 6 साल बाद। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा जुमला ना लिखा हो, लेकिन अगर ये जुमला लिखा हो तो उसकी इंप्लीकेशन बहुत आसान है। सिर्फ आपने टैक्स कैलकुलेशंस तक की वर्किंग वही है, सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ वो टैक्स कैलकुलेशन जो कैलकुलेट कर लिया, पेमेंट कब दिखानी है वहाँ पे हमने 1 की जगह 2 में दिखा देनी है, बस इतना सा फर्क पड़ता है, 2 की जगह 3 में दिखा देनी है। तो ये जनाब एक छोटा सा हमारा टैक्स का केस भी आता है। तो इसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या वेरिएशन या डिफरेंट एंगल्स से काम करने को मिल सकता है। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 34 देखते हैं जी, ये पेज 180 की टॉप पे आ रही है। इलस्ट्रेशन नंबर 34, ये जी, an asset is bought on the first day of the year for 100,000 and will be used for 4 years, after which it will be disposed of on the final day of year 4 for 20,000। 100,000 का ख़रीदा, 20,000 का 4 साल इस्तेमाल करके बेचोगे। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ट्रेडिंग या ऑपरेटिंग एक ही बात है। Net cash flows from trading will be 40,000 per annum. Taxes payable at 30%, 1 year in arrears, and tax depreciation is available on straight line basis. The cost of capital is 10%. अच्छा जी, ये हमारी छोटी सी प्रोजेक्ट की कहानी है। हम इसको फ़िलहाल में इसी फॉर्मेट पे सालाना कैश फ्लो जैसे हमने बनाया वहाँ पे शो करते हैं। हमें कहा गया है प्रोजेक्ट की एनपीवी बनाइए। प्रोजेक्ट एनपीवी के लिए आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट कैश फ्लोज चाहिए। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज मैं इसको एन्युटी शेप में भी हैंडल कर सकता हूँ, इस डाटा को एन्युटी शेप में भी हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी फॉर्मेट पे इसको हैंडल करता हूँ क्योंकि आगे में ज़्यादा यही फॉर्मेट यूज़ होने वाला है। मैं इसलिए इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं लाता। प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है जी? 4 साल। प्रोजेक्ट लाइफ 4 साल का मतलब आपकी ज़ीरो में इन्वेस्टमेंट आनी है, और 1, 2, 3, 4 और टैक्सेस आर इन टैक्सेस एरियर सेम ईयर, टैक्सेस एरियर में है, तो इसका मतलब आपका जो चौथे साल का टैक्स है वो जाएगा 5 साल में। तो आपके कैश फ्लो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक चले जाते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट लाइफ 4 साल है, टैक्सेस आपके एरियर्स में है, तो आखिरी साल जो आपका कारोबार 4 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसका टैक्स उसके भी 1 साल बाद, ये 5 साल बाद जाएगा। एरियर्स का मतलब जिस साल का प्रॉफिट उस पे टैक्स उससे अगले साल।
तो आखिरी साल मुनाफा हम कमाएंगे 4 में, एरियर का मतलब उसका टैक्स 5 में, 5 साल बाद जाएगा। तो ये है जी हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले हम इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसके कैश फ्लोज कितने हैं जी? 100,000 की इन्वेस्टमेंट है, 0 में ली जाएगी, और रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 20,000, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 4 years 20,000, तो 4 में 20,000 का इनफ्लो। प्रोजेक्ट लाइफ 4 साल है, तो 0 में इन्वेस्टमेंट शो कर दी, 4 साल बाद 20,000 की रिकवरी शो कर दी। इसके बाद हमें वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज का यहाँ जिक्र नहीं है, सीधा नेट ट्रेडिंग कैश फ्लोज हमें दिए गए हैं। नेट ट्रेडिंग कैश फ्लोज कितने हैं जी? 40,000 पर एनम, मतलब हर साल 40,000 ही हैं, और कारोबार ने 4 साल चलना है, तो चारों सालों में ये 40,000 की ही इन्वेस्टमेंट आएगी। इसके बाद एक कैश फ्लो रह गया, वो है टैक्सेस, कि भाई इस प्रॉफिट पे टैक्सेस भी पे होंगे, ये कैश फ्लोज हैं, टैक्सेस भी पे करने हैं, तो टैक्स पेमेंट। इसके एक छोटी सी मैं वर्किंग 1 बना लेता हूं यहीं पे, इधर ही सामने मैं वर्किंग 1 बनाता हूं आपके लिए। टैक्स पे होता है प्रॉफिट्स पे, क्या ये प्रॉफिट्स हैं? ये तो कैश फ्लोज हैं। कैश फ्लो से ऑपरेटिंग कैश फ्लो या ट्रेडिंग कैश फ्लो से प्रॉफिट पे जाने का तरीका क्या है? कैश फ्लोज माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन। हमारा कैश फ्लोज हर साल सेम है, क्या डेप्रिसिएशन भी हर साल सेम आने वाली है? स्ट्रेट लाइन बेसिस है, हर साल डेप्रिसिएशन भी सेम आने वाली है, इसका मतलब टैक्स भी हर साल सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हमारी वर्किंग बड़ी आसान रहेगी। मैं यहां पे एनुअल ट्रेडिंग कैश फ्लोज लेता हूं 40,000, इसमें से मैं लेस कर देता हूं एनुअल डेप्रिसिएशन, उसकी कैलकुलेशन मेरी रहेगी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन में हम लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। कितनी आई डेप्रिसिएशन? 20,000 डेप्रिसिएशन है, तो जनाब इसकी बेसिस पे मेरी टैक्सेबल प्रॉफिट्स आगे सालाना कितने हैं जी? 20,000 टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं, और इसके ऊपर मेरा एनुअल टैक्स एक्सपेंस क्या रेट है? टैक्स एक्सपेंस 30% के हिसाब से 6,000। लीजिए जी, ये मेरी टैक्स की वर्किंग आ गई। टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे किया जाएगा। प्रॉफिट कैसे डिटरमिन किया जाएगा? ट्रेडिंग कैश फ्लोज या ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एक ही बात है। ट्रेडिंग कैश फ्लोज या ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में से एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन, यहाँ टैक्स का वर्ड मैं डालना भूल गया, एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन हम लेस करेंगे तो हमें एनुअल टैक्सेबल प्रॉफिट मिल जाएगा। हमें एनुअल टैक्सेबल प्रॉफिट, सालाना टैक्सेबल प्रॉफिट मिल गया, और इस सालाना टैक्सेबल प्रॉफिट पे हम सालाना टैक्स ले सकते हैं। मैंने टैक्स डेप्रिसिएशन का वर्ड इसलिए यहाँ पे इंसर्ट कर दिया स्पेशली कि हमें क्वेश्चन ऐसे नजर आएंगे जिसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का रेट भी दिया जाएगा, टैक्स डेप्रिसिएशन का रेट भी दिया जाएगा। हमें ख्याल रखना है, हमें यहाँ पे टैक्स डेप्रिसिएशन यूज करनी होती है। हमें पता है अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन के रेट्स फर्क होते हैं। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, पे बैक में हमने कहा था अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैश फ्लो। तो यही वही इक्वेशन ही रेंज हुई है भाई, ये वही इक्वेशन है, वही इक्वेशन का रुख बदल गया, साइडें बदल गई हैं बस। प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, वही इक्वेशन है, वही रिलेशनशिप है जो हमने पे बैक में सीखी थी। अच्छा जी, टैक्स एक्सपेंस हमारे पास आ गया और ये पे होना है एरियर में। इसका मतलब पहली पेमेंट आएगी, पहले साल के प्रॉफिट का टैक्स जाएगा 2, 3, 4 एंड
5। लीजिए ये आपके प्रोजेक्ट कैश फ्लोज पूरे हो गए हैं। नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आपके पास आ गए हैं। हमें कहा गया है इसकी एनपीवी कैलकुलेट कीजिए, सम कीजिए हर कॉलम का। डिस्काउंट फैक्टर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बताया गया, 10%, प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू। पॉपुलेट कीजिए इस टेबल को, मुझसे नेट प्रेजेंट वैल्यू की फिगर फाइनल शेयर कीजिए क्या आ रही है। कंप्लीट द क्वेश्चन फॉर एनपीवी। पॉजिटिव जी क्या बेटा एनपीवी? पॉजिटिव 2 3 1 3 4 2 3 1 3 4। लीजिए जी, बड़ी तेज़ी दिखाई आपके एक साथी ने। वेरीफाई कीजिए इस आंसर को, क्या ये आंसर ठीक है? पॉजिटिव 2 3 1 3 4 नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमसे सिर्फ कैलकुलेट एनपीवी कहा गया था, तो एनपीवी कैलकुलेशन पे ऊपर हमारा सवाल ये कंप्लीट होता है। 2 3 1 3 4। इफ कंपनी इज लायबल टू पे टैक्सेस, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी में भी हमें टैक्सेस कैश फ्लोज को इनकॉर्पोरेट करना है। टैक्सेस आर कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स एंड टैक्सेबल प्रॉफिट्स आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन। वन 6 5 1 3 4। इसमें आपको जो आदत रखनी है, कैलकुलेटर पे डिस्काउंट फैक्टर ज़रूर आपको कैलकुलेट करने आनी चाहिए, लेकिन एज अ हैबिट, एज अ प्रैक्टिस आप प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स के साथ काम किया कीजिए। उसमें यह है कि आपका राउंडिंग ऑफ का मसला भी आपका मैनेज रहता है। 3 डेसिमल तक आपने डिस्काउंट फैक्टर लिखने होते हैं और राउंड ऑफ करके लिखने होते हैं। जब आप कैलकुलेटर पे फैक्टर ले रहे हो तो वहाँ पे 8-10 डेसिमल तक फिगर जाती हैं, आप राउंडिंग ऑफ में केयरलेस रह जाते हो, जिसकी वजह से आपके आंसर थोड़े से डेविएट कर जाते हैं। ऑल्दो राउंडिंग ऑफ एरर की वजह से आंसर्स की डेविएशन को बहुत ज़्यादा पेनल्टी आपको नहीं दिलवाती, बट एक जनरल इम्प्रेशन मार्कर जो आपका पेपर चेकर उसकी नज़र में जाता है कि यू बीइंग अ केयरलेस स्टूडेंट, तो विच इज़ नॉट गुड। आपके एग्जामिनर को इम्प्रेशन मिलना चाहिए कि आप एक वेल प्रिपेयर्ड और अलर्ट स्टूडेंट हो। केयरलेस कैजुअल प्रेजेंटेशन, केयरलेस एटीट्यूड पेपर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट विल रिफ्लेक्ट बैडली इन योर मार्क्स। वो 2 नंबर का फ़र्क पड़े, 3 नंबर का फ़र्क पड़े, मैंने शायद पहले भी बोला है कि बात का कहीं ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे एग्जामिनर की डिस्क्रिप्शन पे आ जाता है, वो आपको 3 नंबर दे, 4 नंबर दे, तो वहाँ पे अगर इंप्रेशन आपने एग्जामिनर की नज़र में एक अच्छा स्टूडियस स्टूडेंट का बनाया हुआ है तो आपको वो थोड़ी सी लिवरेज देगा, 3 की जगह 4 दे देगा। लेकिन अगर आपने इंप्रेशन उसका कैजुअल अपना रखा हुआ है उसकी नज़र में और केयरलेस वर्किंग का प्रेजेंटेशन आपकी भी अप टू द मार्क नहीं है, तो फिर जहाँ पे उसका सब्जेक्टिविटी आएगी, थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, वहाँ पे वो आपको बेनिफिट नहीं देना चाहेगा, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए
एक एटीट्यूड अपना स्टडीज़ में पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव स्टडी एटीट्यूड के साथ स्टडी आपकी होगी तो ही वो चीज़ आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी वर्किंग में। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, एक इलस्ट्रेशन हम और देखते हैं। इसमें सिर्फ हमें से टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाने को कहा जा रहा है। टैक्स डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन से हम फेमिलियर हैं ऑलरेडी, बेसिकली रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन से हम फेमिलियर हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, आप लोगों ने टैक्स डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, मैथड, लॉ पढ़ा हुआ सब कुछ। हमें एग्ज़ाम में टैक्स लॉ का नॉलेज जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो आपको कैफ 2 में सिखा दिया गया है, वहाँ पे टेस्ट भी कर लिया गया आपका। यहाँ पे सिर्फ इतना नॉलेज रिक्वायर्ड है कि भाई हमें टैक्स डेप्रिसिएशन यूज़ करनी होती है इस एनालिसिस में, काउंटिंग डेप्रिसिएशन यूज़ नहीं करनी। और जब भी हमें एनपीवी का क्वेश्चन आएगा उसमें हमें टैक्स डेप्रिसिएशन का जो भी उस क्वेश्चन के लिए लॉ है वो गिवन हुआ करेगा। तो हमारे लिए टैक्स डेप्रिसिएशन का लॉ वही है जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। हमने कोई कैफ 2 वाला लॉ किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना। आई रिपीट, जैसे मैंने कहा अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो का रिलेशनशिप, कैफ आपने 1 में या 2 में पढ़ा हुआ है, कैफ 1 में या 5 में पढ़ा होगा, लेकिन वो IAS 7 वाला रिलेशनशिप हमारे काम का नहीं है। हमारे लिए रिलेशनशिप सिर्फ एक इक्वेशन है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन इज प्रॉफिट, दैट्स इट। इसी तरह यहाँ पे भी टैक्स लॉ आपने बहुत पढ़ा हुआ है, टैक्स डेप्रिसिएशन, डिफरेंट एसेट्स की इनिशियल डेप्रिसिएशन, तो फलानी डेप्रिसिएशन तो इतने % अलाउ होता है, तो ये अलाउड है, वो सब पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे वो काम नहीं आने वाला। हमारे यहाँ पे लॉ वही है जो इस सवाल में लिखा होगा, ठीक है, हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये एक छोटी सी उसी के रेफरेंस है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की एक एक्टिविटी है। इलस्ट्रेशन नंबर 35, an asset is bought for 500,000 at the start of an accounting period. It is sold at the end of third accounting period for 100,000. Tax depreciation is available at 25% reducing balance basis and corporation tax is 30% 1 year in arrear. What is the tax depreciation allowed and when do they arise? हमें सिर्फ सालाना टैक्स डेप्रिसिएशन की वर्किंग बनाने को कहा गया है, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अगर दिए जाएं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में से टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट कैश फ्लोज पे हम पहले काम कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन पे थोड़ा सा हम अभी काम कर लेंगे मजीद। तो कैश फ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन प्रॉफिट है, और प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट करना, उसको कैश फ्लोज में शो करना, वो भी हमारा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। तो हम इसके लिए सिर्फ हमें एक छोटी सी वर्किंग टैक्स डेप्रिसिएशन की बनाने को कहा गया है, और वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत। इलस्ट्रेशन नंबर ये कौन सी थी जी जो हम करने जा रहे हैं? 35। इलस्ट्रेशन नंबर 35 है, और हमें टैक्स डेप्रिसिएशन का शेड्यूल हम बनाते हैं जी। टैक्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल हम बनाते हैं, हमें ये बनाने को कहा गया है। टैक्स डेप्रिसिएशन एक एसेट जिसकी कॉस्ट इनिशियल 5 लाख है, जिसकी लाइफ 3 साल है, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू 3 साल बाद 1 लाख है, और टैक्स डेप्रिसिएशन का रेट 25% रिड्यूसिंग बैलेंस, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है जी। तो रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन की वर्किंग हम 2 कॉलम में बनाएंगे। एक पहला कॉलम होगा हमारा टैक्स डेप्रिसिएशन का, और दूसरा कॉलम हमारा होगा ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन का। रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का बेसिक असूल आपको याद रहना चाहिए, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक हमने अभी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट की थी ना, हमने कहा था स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन में हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू बाय लाइफ करते हैं, ऐसे ही है। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, उसमें रेजिडुअल वैल्यू एडजस्ट नहीं होती।
तो जनाब पहली डेप्रिसिएशन रहेगी हमारी 5 लाख का 25%, 1,25,000, और पहली डेप्रिसिएशन हम क्लेम करेंगे 1 में। तो 1 year period चल रही है। बेटा वो टैक्स पेमेंट का ईयर है, डेप्रिसिएशन तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत चलती है ना, डेप्रिसिएशन तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत चलती है। जिस साल आपने एसेट खरीदा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत, मैचिंग प्रिंसिपल के तहत आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अच्छा जी, हम डेप्रिसिएशन का यूज़ करेंगे, टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, टैक्स प्रॉफिट पे टैक्स पेमेंट निकालेंगे। एरियर का फैक्ट ये है कि भाई 1 की जगह इधर दिखा देना, सिर्फ ये है इसका फैक्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में एरियर या एडवांस का कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट ईयर WDV पे चल रहे हो, WDV क्या बनी? 5 लाख माइनस 1,25,000, 375,000, रिड्यूसिंग बैलेंस 25%, 93,750, ये आई जनाब 2 में। इसके बाद बारी है 3 की, और 3rd ईयर के बाद हम डेप्रिसिएशन इस पे क्लेम नहीं कर सकते, ऐसा ही है। 3rd ईयर इज द ईयर ऑफ डिस्पोजल, 3 साल बाद तो हमने एसेट डिस्पोज ऑफ कर देना है, इसके बाद तो डेप्रिसिएशन इस पे क्लेम नहीं हो सकती। सो यू शुड रिकॉल। अच्छा, यहाँ पे ना आखिरी साल को डील करने के 2 मेथड हैं, दोनों मेथड का कैश फ्लो इफेक्ट सेम ही है। दोनों मेथड का कैश फ्लो इफेक्ट हमारी एनपीवी एनालिसिस में या डीसीएफ एनालिसिस में सेम रहता है। एग्जामिनर आखिरी साल को 2 स्टेप्स में डील करता है, मैं आखिरी साल को 1 स्टेप में डील करता हूँ, बजाय इसके कि मैं 2 वैल्यूज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश करूँ। जैसे आखिरी साल में एक वैल्यू आती है डेप्रिसिएशन की और दूसरी वैल्यू आ जाती है गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की। ऐसा डिस्पोज ऑफ हो गया ना, तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल का भी तो टैक्स इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम क्लासरूम में इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके चलेंगे। हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग अलहदा और गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की वर्किंग अलहदा नहीं किया करेंगे, इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन की वर्किंग में। ये जो बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन की वर्किंग आपकी होगी, इट विल इंक्लूड इफेक्ट ऑफ लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन एंड गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। गेन है या लॉस है, उसका इफेक्ट भी इसमें शामिल होता है। अब हम ये बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन बनाते कैसे हैं? बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन बनाने के लिए आप यहां पे पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट ले आते हो। डेप्रिशिएबल अमाउंट पता क्या होती है? तो बताइए इस एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? कितनी है? डेप्रिशिएबल अमाउंट इसकी है, बिल्कुल ठीक है जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 4 लाख। डेप्रिशिएबल अमाउंट इस एसेट की है 4 लाख, और बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन का मतलब भाई पहले 2 सालों की डेप्रिसिएशन होगी, आखिरी साल तो बस लास्ट क्लेम है, तो लास्ट क्लेम बैलेंसिंग ले लो, इसमें से ये 2 निकाल दो, क्या बचा? टोटल लाइफ में 4 लाख डेप्रिसिएशन क्लेम हो सकती है, इतनी आप ऑलरेडी कर चुके हो, बाकी क्या बचा? 181,250। आपने पहले साल डेप्रिसिएशन ये डालनी है, दूसरे साल ये डालनी है, तीसरे साल मैं इसको लिख तो बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन रहा हूं, लेकिन इसमें आपकी एसेट की डिस्पोजल पे जो गेन या लॉस है उसका इफेक्ट भी शामिल होता है। फिलहाल मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जाता, आगे किसी क्वेश्चन में जाऊंगा, मैं इसको ब्रेकअप भी करके दिखा दूंगा। ये देखो इसके 2 हिस्से कैसे बन रहे हैं। आपका एग्जामिनर आई कैप में अक्सर इसके 2 हिस्से दिखाता है, हमें 2 हिस्से दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आखिरी साल की डेप्रिसिएशन अलहदा दिखाएं और डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग अलहदा करें। हम इस तरह एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। हम वही रिज़ल्ट जो 2 वर्किंग से निकलता है, हम 1 वर्किंग से वही रिज़ल्ट हम ले पाते हैं।
जी जनाब, एनी क्वेश्चन? हमसे कहा गया था यहाँ पे टैक्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाइए रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे। रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाना, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक, रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। इसमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पे एडजस्ट नहीं की जाती, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। और आखिरी साल जो ईयर ऑफ डिस्पोजल होता है उसमें हम रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। आखिरी साल ईयर ऑफ डिस्पोजल में हम बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन लिया करेंगे। और बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन कैसे आती है कि आप आखिरी साल डेप्रिसिएशन से पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट ले आओ, डेप्रिशिएबल अमाउंट ले आते हो तो फिर आखिरी साल की डेप्रिसिएशन इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर कि टोटल हमने 4 लाख डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है, आखिरी साल से पहले कितनी क्लेम कर चुके हैं, जो बाकी बच गई दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। क्योंकि आखिरी साल के आगे तो ये एसेट चलना ही नहीं है, इससे आगे इस एसेट की कहानी चैप्टर बंद हो जाना है। हम इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम इस एसेट को बेच चुके होंगे। सो टैक्स डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हमारी वर्किंग रहा करेगी एक 3 नंबर के लगभग एग्जाम में। नेटो मैंने आपको याद है बताया हुआ कि मेरे क्वेश्चन के तकरीबन के 80% 90% मार्क्स कैश फ्लोज में जाते हैं। मतलब यहां तक पहुंचने में हमारे 80-90% मार्क्स लगते हैं और यहां तक पहुंचने में इधर वर्किंग हो रही है, इधर वर्किंग हो रही है। यहां पे आपको सेल्स माइनस कॉस्ट की वर्किंग बनानी पड़ी, कुछ नंबर यहां पे आए। बिल्कुल आपने सही बोला, एक वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज के भी हमारी एक वर्किंग आती है। नंबर इधर मिल रहे हैं, इधर आपको 4-5 नंबर मिल रहे हैं, इधर 2-3 नंबर मिल रहे हैं, इधर आपको 2-3 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे जाएंगे, डिस्काउंट फैक्टर आया, डिस्काउंटिंग एनपीवी डिसीजन नंबर बटे पड़े हैं। तो हमें स्टेप पे वर्किंग मिल रही है। टैक्स की कैलकुलेशन के पीछे जाए तो डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन की जो शेड्यूल है वो 2 से 3 नंबर का होता है। ये जो मैंने आपसे वर्किंग शेयर की, हमें इस पैटर्न पे 2 से 3 नंबर के डेप्रिसिएशन का शेड्यूल मिलता है। डेप्रिसिएशन के शेड्यूल से कैश फ्लोज हमने निकाले हों, कैश फ्लोज में से ये डेप्रिसिएशन लेस करें, टैक्सेबल प्रॉफिट्स आएंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे हम टैक्स कैलकुलेट करके इधर लेके आते हैं। तो इस पे हमारे काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेशन और एग्जाम क्वेश्चन होने वाले हैं क्योंकि हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें टैक्सेशन की वर्किंग तो मिलने ही वाली। मुझे लगता है 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हम क्वेश्चन करेंगे ना, पास पेपर जो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह शुरू कर रहे होंगे, उसमें हमें टैक्सेशन मिलने वाला है। इन्फ्लेशन और वर्किंग कैपिटल भी शायद आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में हमें नज़र आएगा कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में हमें इन्फ्लेशन भी नज़र आएगा, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल भी नज़र आएगा, और जैसे मैंने कहा तकरीबन 90% क्वेश्चन में हमें टैक्स भी नज़र आने वाला है। तो ओवरऑल कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें तीनों ट्रीटमेंट्स होंगी, कुछ में कोई सी 2 हुआ करेंगी, शायद ही कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई एक ट्रीटमेंट हुआ करे। तो बहरहाल ये इस अंदाज में हमें क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो आज के लिए इतना है जी। अगली क्लास में इंशाअल्लाह हम इसकी 1-2 इलस्ट्रेशन बेसिक सी टैक्स की और हैं वो करेंगे और फिर एग्जामिनल क्वेश्चन पे हम चले जाएंगे। एग्जामिनल क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे नोट्स में भी मार्क्ड हैं, ये कुछ लिस्ट है, लगभग यही सवाल हैं शायद जो हम क्लास में करेंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हैं जो हमारा एजेंडा रहेगा इस चैप्टर को कंप्लीट, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। आगे जैसे मैंने कहा छोटी सी कैलकुलेशन एक है लेकिन वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से ताल्लुक नहीं है, एक स्टैंडर्ड वर्किंग है जो हमारे इस चैप्टर में जोड़ दिया है कि आपने उसको भी इंशाअल्लाह देखेंगे। ठीक है जी। जी बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस में आती है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन में तो सिंपली इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड विद लाइफ, हर साल की डेप्रिसिएशन बराबर, कहानी खत्म। जी जनाब, कोई सवाल? रेजिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड वैल्यू, यस। हम जो डेप्रीशिएबल अमाउंट डेप्रिसिएशन शेड्यूल में निकालते हैं उसमें आपके साथी का कहना है कि जो रेजिडुअल वैल्यू ली जाती है वो तो एस्टिमेटेड है, वो तो एक्चुअल नहीं है, जबकि असल में गेन लॉस तो जो निकाला जाता है वो तो एक्चुअल रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। तो बेटा एक्चुअल डाटा को लेकर जो काम किया जाता है वो अकाउंटिंग है। वी आर नॉट डूइंग अकाउंटिंग, वी आर डूइंग डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हमेशा फ्यूचर के बारे में की जाती है,
और फ्यूचर का डाटा कभी एक्चुअल नहीं होता। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हम हमेशा एस्टिमेटेड डाटा यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग है फ्यूचर के बारे में है। जी, कोई और सवाल, किसी और बच्चे के जहन में कोई और सवाल? अच्छा जी, कुछ और इलस्ट्रेशन एक दो और देखते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द एग्जाम लेवल क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 36 है जी हमारे पास। यही जो काम हम सीख रहे थे इसी को कंटिन्यू करते हुए, डीलिंग विद टैक्सेशन। इसकी रिक्वायरमेंट है जी हमारे पास, इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड। मतलब प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पे बात हमें करने को कहा जा रहा है 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। स्कारलेट शील्ड produces accounts to 31st March annually. A project under consideration is as follows. Investment 900,000 की on 1st April. Inflows 3,50,000, 4,00,000, 4,50,000 after 1 year, 2 year and 3 year. Project cash flows हैं. Equipment has a scrap value of 150,000 at the end of 3 year. The company pays corporation tax at 30% at the end of the year following that for which tax is charged. मतलब एरियर्स में जिस साल से टैक्स रिलेट करता है उससे अगले साल के एंड पे टैक्स पे किया जाता है, मतलब एरियर्स में टैक्स पे किया जाता है। इन्वेस्टमेंट विल क्वालिफाई फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन एट 25% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, एग्जामिनर हो सकता है आपको डेप्रिसिएशन के दो रेट दे दे, एक टैक्स और एक अकाउंटिंग। हमें ख्याल रखना है कि हम टैक्स डेप्रिसिएशन शामिल करते हैं DCF एनालिसिस के लिए। तो ये जनाब डाटा है, प्रोजेक्ट लाइफ 3 साल है और टैक्सेस एरियर्स में है। इसका मतलब हम इन्वेस्टमेंट तो लेते हैं 0 में और 1 से लेकर 3 तक हमारा प्रोजेक्ट चलेगा और जो 3rd ईयर के जो प्रॉफिट्स होंगे उस पर टैक्स जाएगा 4 में। तो हमारा फॉर्मेट जो दिखेगा, जो फॉर्मेट होगा वो भी डिफरेंट कैश फ्लोज हैं हर साल के, तो उसके मुताबिक हम, ये रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सी है? 36। तो डिस्क्रिप्शन का कॉलम 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये फॉर्मेट है जी हमारा, जिस पे हम यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लेंगे। कैश फ्लोज में सबसे पहले है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कैश फ्लोज, रुपीज में वैल्यूज में बताई गई हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 900,000, 0 में आउटफ्लो लिया जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। इसी की रेजिडुअल वैल्यू में बताई गई है 150,000, 3 साल लाइफ है, 3 साल बाद 150,000। इसके बाद हमें नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की फिगर्स दे दी गई हैं। पहले साल 3,50,000, दूसरा साल 400,000, तीसरा साल 450,000। अब हमें बताया गया है कंपनीज लायबल टू पे टैक्सेस एज वेल। तो टैक्सेस के लिए हम एक वर्किंग बनाएंगे, टैक्स पेमेंट वर्किंग 1। जी बेटा, दोबारा बोलिए। जी, इनफ्लोज ही है बेटा। बेटा नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इनको हम अज्यूम करते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जिसमें आपने रेवेन्यू माइनस कैश कॉस्ट, इनफ्लोज को हम यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो अज्यूम करते हैं। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो बिजनेस कॉस्ट होती हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की मद में, ठीक है, बिफोर टैक्स, इसको हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं। रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट, उसके लिए हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की टर्म यूज़ करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये हमारे पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं। टैक्सेस पे जाने के लिए हमने कहा था कि टैक्सेस प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट करने होते हैं, तो प्रॉफिट्स होंगे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन, जिसके लिए अब हम एक वर्किंग बनाएंगे। तीन साल बिजनेस चलना है, तो 3 साल के लिए हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट
ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लेस टैक्स डेप्रीसिएशन, यहां से मिलेगा टैक्सेबल प्रॉफिट, जिस पे हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स। क्या रेट है टैक्स का? 30%। लीजिए जी, हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज रुपीस में फिगर अवेलेबल है 350,000, 400,000, 450,000। डेप्रीसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे वर्किंग 1.1 से इसको हम डील करेंगे। डेप्रीसिएशन की वर्किंग हम दो कॉलम में बनाते हैं। पहला कॉलम होता है टैक्स डेप्रीसिएशन, दूसरा कॉलम होता है ईयर ऑफ डेप्रीसिएशन। रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनिशियल कॉस्ट, जो क्या है 9 लाख, और डेप्रीसिएशन का रेट क्या है 25%। तो पहली डेप्रीसिएशन 2,25,000 और ये आ गई 1 में। WDV मेथड में एक जरा शॉर्टकट देखिएगा जरा, 2, 3, 4 तक, सॉरी 3 साल लाइफ है, 3 साल तक जाना है हमने जी। शॉर्टकट आपके पास होता है कि जब आप WDV डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, इंस्टेड के आप अगले साल रिटर्न ऑन वैल्यू कैलकुलेट करें, उसका 25 लें। एक शॉर्टकट कैलकुलेशन मेथड है, पिछली डेप्रिसिएशन का 75 ले लें आप, तो आप WDV की कैलकुलेशन से बच जाते हैं। कितना बना 225 का 75%, 168,750। और रिटर्न डाउन डेप्रिसिएशन का एक असूल आपको बताया है कि आखिरी साल हम हमेशा बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन लिया करेंगे, और बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन के लिए हमें यहाँ पे डेप्रिशिएबल अमाउंट चाहिए। और डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कितनी है जी? 900,000 माइनस 150, इट इज 750,000। तो यहां से देख लीजिए आपकी बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन क्या आती है। टोटल डेप्रिसिएशन में से ये दो डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी क्लेम हो चुकी है माइनस कर दीजिए, 356,250। ये जो हमारा डेप्रिसिएशन का शेड्यूल आ गया। हमें 3 साल एसेट यूज करने हैं। 3 सालों में हम क्या सालाना डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे होंगे, इट इज अवेलेबल। एनुअल डेप्रिसिएशन ओवर 3 ईयर हमारी क्या रहने वाली है? वर्किंग 1.1 से हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, 225,000, 168,750 एंड 356,250। लीजिए जी, प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट पहले साल 125,000, दूसरा साल 231,250, तीसरा साल 93,750। इसका प्रॉफिट टैक्स 30% के हिसाब से 37500, 69375, 28125। लीजिए जी, ये हमारे पास 3 साल हमने बिजनेस चलाना है। 3 सालों में हमारा सालाना टैक्स क्या बनेगा? हर साल के हमने कैश फ्लोज में से उस साल की टैक्स डेप्रिसिएशन लेस की, हमें टैक्सेबल प्रॉफिट्स मिले, और टैक्सेबल प्रॉफिट्स में से पे हमने टैक्स का रेट लगा के सालाना टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम उस टैक्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे मेन शीट में एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करते हुए हमने ख्याल रखना है टैक्सेस आर पेड इन एरियर्स। एक साल लेट टैक्स पे किए जाते हैं, मतलब पहले साल के प्रॉफिट का जो टैक्स है उसकी पेमेंट हमें यहाँ दिखानी है, एंड सो ऑन। लीजिए जी, ये हमारे पास कैश फ्लोज हैं। अब यहाँ पे आप नेट कैश फ्लोज बनाएंगे, नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज हैं। ये तमाम इन्वेस्टमेंट के, ऑपरेशंस के और टैक्सेस के कैश फ्लोज हम ले चुके हैं। इसके बाद इसको डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे 12% का,
प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू। कंप्लीट कीजिए इस क्वेश्चन को फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। और कोई चीज़ समझ नहीं आती पूछिए, किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए पूछिए। एरियस को पूछना था कि एरियस होता है कि हमने सर्विस पूरा साल लें और उसी साल के एंड में। बेटा टैक्सेस में एरियर का कॉन्सेप्ट होता है कि आप जिस साल के प्रॉफिट्स का टैक्स है उससे अगले साल उसकी पेमेंट होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पहले साल के ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं ना आप, इस पे जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो एरियर में, क्योंकि टैक्स तो कैलकुलेट ही साल के एंड पे होता है ना भाई। टैक्स तो कैलकुलेट ही साल के एंड पे हुआ, तो एरियर का मतलब उससे अगले साल बात चली जाएगी। टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है साल के ख़त्म होने के ऊपर। पूरे साल के दौरान आपने कितना टैक्सेबल प्रॉफिट कमाया ये कैलकुलेट किया जाता है, और जाहिर बात है वो साल के एंड पे कैलकुलेट किया गया। एरियर्स में उसकी पेमेंट शो करनी है, तो मतलब एक साल के एंड पे आपने उस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर में शो करेंगे आप। कोई कैलकुलेशन समझ ना आए, पूछना चाहते हो किसी कैलकुलेशन की सपोर्ट या बेसिस, नेवर हेजिटेट टू आस्क अ क्वेश्चन इन द क्लास। जी जनाब, क्या आ रही है नेट प्रेजेंट वैल्यू? जी 61380 पॉजिटिव, एनपी इज पॉजिटिव। हमसे पूछा गया था बताइए क्या ये प्रोजेक्ट फीजिबल है, तो हमारा डिसीजन इज प्रोजेक्ट इज फीजिबल, दैट शुड बी एक्सेप्टेड। प्रोजेक्ट फीजिबल है, एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में कोई सपोर्ट चाहिए, कोई डिसएग्रीमेंट है आपका तो पूछिए। टैक्स डेप्रिसिएशन में गलती हुई है, हमने वहाँ पे डेप्रिसिएशन का ही 75% ले लिया। बेटा मैंने आपको बताया था, आपने शायद सुना नहीं। रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक तरीका तो यही है, आप WDV का 25 लीजिए, तो आप WDV का 25 लो, कोई डिफरेंस आ रहा है वैल्यू उससे जो हमने कैलकुलेट किया।
अल्टरनेट मेथड है विच सेव्स यू टाइम। आप WDV का 25 की जगह डेप्रिसिएशन का 75 ले लो, यू गेट द सेम आंसर। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है किसी कैलकुलेशन में? अच्छा जी, एक लास्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं इस एरिया पे, फिर हम एग्जाम लेवल क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 37। रिक्वायरमेंट है, शुड द मशीनरी बी परचेज्ड? Limited is considering whether or not to purchase an item of machinery costing 400,000 in X5. It would have a life of 4 years, after which it would be sold for 200,000. The machinery would create annual saving of 140,000. ये जो मशीनरी है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, ये कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट है। मतलब कॉस्ट सेविंग ज़रूरी नहीं कि हम हर इन्वेस्टमेंट एडिशनल रेवेन्यू के लिए हम करें। कुछ इन्वेस्टमेंट नई टेक्नोलॉजी में भी की जाती हैं जो कि कॉस्ट सेविंग में हमें हेल्प करती हैं। तो अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न। तो ये समझिए उस प्रोजेक्ट की नेट इनकम होगी, कैश फ्लोज होंगे सालाना। द मशीनरी विल अट्रैक्ट टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स इज 30%। टैक्स इज पेएबल 1 year इन एरियर्स। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। लीजिए जनाब, ये सवाल है 4 साल लाइफ वाले एक प्रोजेक्ट है। इस सवाल में एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलेगी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में नहीं देखी। प्रोजेक्ट लाइफ 4 साल, टैक्सेस इन एरियर्स, इसका मतलब 0 से 5 तक आपके कैश फ्लोज जाने वाले हैं। 0, 1, 2, 3, 4 and 5। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज हैं जी। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 400,000 और 4 साल बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख। देन वी हैव एनुअल कॉस्ट सेविंग, जिसको हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी यहां पे ले रहे हैं। कितनी है जी एनुअल कॉस्ट सेविंग? हर साल सेम है, 140,000। इसके बाद हमें टैक्स पेमेंट्स पे काम करना है और से वर्किंग 1 हम टैक्स पेमेंट के लिए एज बिफोर बनाएंगे। यहाँ से हमें नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज मिलेंगे। फिर डिस्काउंट फैक्टर क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8%, प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारा शेड्यूल इस तरह कंप्लीट होगा। अच्छा जी, अब हमें टैक्स की वर्किंग बनानी है। टैक्स की वर्किंग वही रहेगी, प्रॉफिट्स पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट्स कैसे आते हैं? नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन। तो वर्किंग 1, 4 साल लाइफ है जी, तो 4 साल प्रॉफिट कमाएंगे। 1, 2, 3 और 4। हमारे लिए एनुअल कॉस्ट सेविंग यही हमारा नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है। गिवन है हमें हर साल 1,40,000 और हमें इस पे एनुअल डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करनी है।
यहां से हमें टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा और इस पे हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। टैक्स का रेट है 30%। टैक्स डेप्रिसिएशन एज बिफोर, वर्किंग 1.1 हम इसके लिए बनाते हैं, वही फॉर्मेट जो पिछली इलस्ट्रेशन में हमने बनाया था। 2 कॉलम, एक कॉलम टैक्स डेप्रिसिएशन का और एक कॉलम ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन का। रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन किस रेट पे? 25%। और रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। 4 लाख का 25% पहली डेप्रिसिएशन, 1 लाख। ये 1, 2, 3, 4, 4 साल लाइफ है ना, 4 साल तक डेप्रिसिएशन चलेगी। दूसरी डेप्रिसिएशन 3 लाख का 25 लो या 1 लाख का 75 लो, एक ही बात है, 75,000। नेक्स्ट 75,000 का 75%, 56,250। अब आखिरी डेप्रिसिएशन लेनी है विच हैज टू बी बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन के लिए टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए विच इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ये आती है जी आपकी 2 लाख। तो अब निकालिए आपकी बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन क्या आ रही है? 31250 नेगेटिव। दिस इज द की इंफॉर्मेशन। बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन जब पॉजिटिव वैल्यू आती थी ना, तो दैट यूज्ड टू बी एन एक्सपेंस। जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दिस विल बी ट्रीटेड एज इनकम। अब यहां पे मैं आपको फिर एक प्रायर लर्निंग से रिलेट करूं, यहां पे इनकम कैसे आ गई। आपको याद होगा मैंने जब ये डेप्रिसिएशन शुरू करवाई थी, मैंने आपको कहा था भाई आखिरी साल अक्सर आपकी किताब में 2 वैल्यूज निकाली जाती हैं, एक आखिरी साल की डेप्रिसिएशन और एक गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। और मैंने आपसे कहा था हम एक फिगर निकाला करेंगे। तो जब एक फिगर एज एक्सपेंस आ रही है, इसका मतलब आखिरी साल की डेप्रिसिएशन और गेन और लॉस का नेट एक्सपेंस है। और आखिरी साल अगर इनकम आ गई है, इसका मतलब आखिरी साल की डेप्रिसिएशन और गेन का नेट इनकम है, मतलब गेन आपके उससे ज्यादा हो गया। इसको मैं इसकी वर्किंग अलग से, अब चूंकि हम कुछ एग्जांपल कर चुके हैं, इसका मैं ब्रेकअप भी आपसे शेयर करता हूं जैसे एग्जामिनर आपको दिखाएगा। बहरहाल फिलहाल हमारे पास ये इनकम है, क्योंकि हमें 2 लाख की डेप्रिसिएशन अलाउड थी ओवर द लाइफ, हम ऑलरेडी 2 लाख से ज्यादा क्लेम कर चुके हैं, तो भाई इसको रिवर्स करना है, ये इनकम में जाएगी। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन है, इसको यहां पे एक्सटेंड करते हैं। इसकी मैं वर्किंग आपसे अभी 2 स्टेप वाली भी शेयर करता हूं। पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। 1,75,000, 56,250 एंड 31250 पॉजिटिव। ये बना जी 40,000, 65,000, कितना जी 83750 और 171,250। टैक्स कैलकुलेट कीजिए 30%, 12,000, 19,500, 25,135, 125, 51375। लीजिए जी, ये हमारे पास टैक्सेस हैं एंड टैक्सेस आर पेड इन एरियर्स। टैक्सेस आर पेड इन एरियर्स। तो पहले साल का टैक्स जो 12,000 है यहाँ पे होगा 19,500, 25,125 और 51,375। लीजिए जी, कैश फ्लोज हमारे पूरे हो गए हैं। इनका सम करना है, 8% डिस्काउंट करना है, एनपीवी कैलकुलेट करनी है। कोई सवाल यहां पे जी? Any question?
4 साल लाइफ में हमें 2 लाख का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लेम मिल सकता था। हम 3 साल जो गुजरे हैं उनमें ऑलरेडी 2 लाख से ज़्यादा क्लेम कर चुके हैं। तो जो एक्सेस क्लेम है, जो हमने माजी में एक्सेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया वह है, उसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। ये तो एक बेसिक सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे मैंने कहा इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करके भी कैलकुलेट करते हैं इससे हट के। अच्छा, अगर इसका टुकड़े मैं अगर करूँ आपके सामने, इस वैल्यू के 2 टुकड़े मैं करता हूँ आपके सामने। मुझे ज़रा बताइए WDV एट द एंड ऑफ 3 ईयर क्या है? WDV एट द एंड ऑफ 3 ईयर क्या है? मतलब 4 लाख में से 1,75,056 माइनस कीजिए ज़रा। वन 750। अच्छा, नॉर्मली जैसे एग्जामिनर हमें अक्सर आंसर में प्रेजेंट करेगा, वो क्या करेगा? वो कहेगा जी ईयर 4 की डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4 WDV पे कैलकुलेट कीजिए ज़रा, कितनी बनती है डेप्रिसिएशन ईयर 4 की? तो 25% है। 42188, यह आखिरी साल की डेप्रिसिएशन है। अब आप देखिए गेन और लॉस की वर्किंग। यहां पे इसको जरा क्लोज कीजिए, इस वैल्यू को होल्ड करते हुए। आप देखिए आपने प्रोसीड्स एसेट्स को बेच के कितनी इकट्ठी की? 2 लाख। और WDV उस एसेट की कितनी है जब आप उसको बेच रहे हो? 168,750 माइनस 42188। कितनी WDV है जब एसेट बेचा आपने? 126,562। तो यहां से आपको मिला गेन ऑन डिस्पोजल। कितना है जी गेन ऑन डिस्पोजल? 73438। अच्छा जी, ये गेन है और ये डेप्रिसिएशन है, इनको नेट कर दीजिए, इनको नेट कीजिए। यू शुड गेट 31 और ये नेट इनकम है ना। एसेट की डिस्पोजल पे आपको गेन इतना आया, आखिरी साल की डेप्रिसिएशन इतनी है। दोनों नॉन कैश आइटम्स हैं, गेन ऑन डिस्पोजल भी नॉन कैश होता है, डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश होती है। इन दोनों को नेट करें तो नेट इनकम ये आ रही है। तो मैंने बजाय एक वर्किंग ये शो करें, एक ये शो करें, हम जब बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन निकालते हैं ये दोनों वर्किंग उसमें क्लब होकर आ जाती हैं, इनका नेट रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो दिस इज एफिशिएंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग डीलिंग विद दिस थिंग। हमें एग्जामिनर सोल्यूशन में अक्सर 2 स्टेप्स में ये वर्किंग मिलती है, ठीक है। तो हम इसको एक स्टेप में ऐसे हैंडल कर लेते हैं, बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन या बैलेंसिंग चार्ज। इसको जब ये नेगेटिव फिगर आ रही है ना, इसको एकेडमिकली बैलेंसिंग चार्ज कहा जाता है। इसको बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन नहीं, इसको बैलेंसिंग चार्ज कहा जाता है, ठीक है। बहरहाल मैं कुछ भी ना लिखूं, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर भी लिख दूं तो कोई इशू नहीं है। एक्सपेंस है तो बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन कहलाएगा, इनकम है तो बैलेंसिंग चार्ज कहलाएगा। ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, इसका मैंने एक डिटेल वर्किंग आपसे शेयर की, ये कैसे आती है। आखिरी साल की WDV बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाए और उसके बाद एसेट की डिस्पोजल की वर्किंग की जाए तो गेन आता है, गेन ऑन डिस्पोजल, एंड आखिरी साल की डेप्रिसिएशन का नेट इनकम आ रही है। वही चीज़ हमें यहाँ पे बैलेंसिंग चार्ज की सूरत में नज़र आ रही है। जी जनाब, कोई सवाल?